बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 साउंड के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज साउंड, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। कि साउंड क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है और इसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स की मदद से। तो सबसे पहले अगर हम साउंड की बात करें तो एक बात तो ये कि साउंड एनर्जी की टाइप है और दूसरा ये कि साउंड मूव करता है वेव्स की फॉर्म में। तो साउंड की डेफिनेशन क्या होगी कि साउंड इज ए वाइब्रेशन दैट प्रोपिगेट्स एज ए वेव थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड। कि साउंड एक वाइब्रेशन है जो एक वेव की सूरत में ट्रेवल करता है। और ये कैसे ट्रेवल करेगा, इसके लिए किसी ना किसी मीडियम का होना ज़रूरी है, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड या गैस है। यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पूछा गया था हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बेसिकली साउंड एनर्जी की टाइप है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो वो जो एनर्जी है वो वाइब्रेशंस की मदद से प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जब वो वाइब्रेशन शुरू करेगा तो उसकी वजह से मूवमेंट होगी एयर मॉलिक्यूल्स में। लाइक हम ट्यूनिंग फॉर्क लें, अगर ट्यूनिंग फॉर्क को हम किसी सख्त चीज़ पे मारें तो वो उसका जो प्रोंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उसके इर्द गिर्द के एयर मॉलिक्यूल्स में भी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बम्प इनटू द मॉलिक्यूल्स क्लोज टू देम काजिंग देम टू वाइब्रेट एज वेल। कि जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो अपनी एनर्जी साथ वाले मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर देंगे और इसी तरह ये एनर्जी आगे ट्रेवल होती जाएगी। यानी कि वो अगले मॉलिक्यूल्स उससे अगले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो इस तरीके से जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, सिंपल सी बात ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की में जब वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन कैसे आएगी, वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, कि किसी भी मीडियम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अब इसको अगर हम एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना चाहें तो जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर इसको किसी रबर पैड के साथ ज़ोर से हिट किया जाए तो इसके जो प्रोंग्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देते हैं, यानी कि वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। इन प्रोंग्स को अगर हम कान के नज़दीक लाएं तो हमें इसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। दूर करें तो जस्ट ये वाइब्रेट करते हुए नज़र आते हैं और कान के करीब लाएं तो इनकी जो वाइब्रेशन है वो हमें सुनाई भी देती है। तो वो कैसे सुनाई देती है कि जो प्रोंग्स हैं ये एयर मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वो अपनी एनर्जी अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करते हैं। इसी तरह वो साउंड जो प्रोंग की मदद से प्रोड्यूस हुआ वो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता हुआ हमारे कानों तक पहुंच जाता है। तो इसके अलावा और क्या एग्जांपल है कि गिटार स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनकी मदद से भी साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट शो दैट साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये शो करना है कि साउंड वेव्स जो हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि बेल जार ऑपरेटस एक इस्तेमाल किया जाता है। इस बेल जार ऑपरेटस में क्या होता है कि एक जार होता है शीशे का जिसके अंदर एक बेल लगी होती है, उसको वायर्स की मदद से कनेक्ट किया जाता है एक पावर सप्लाई के साथ और कॉर्क में से उन वायर को गुजारा जाता है ताकि अंदर की एयर बाहर ना जा सके और बाहर की एयर अंदर ना आ सके। और इसके साथ अटैच कर दिया जाता है एक वैक्यूम पंप ताकि अपनी मर्जी से जब हम चाहें इसमें एयर इंटर कर सकें या उसमें से एयर निकाल सकें। तो किया क्या जाता है कि एक इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंड कर दी जाती है इस जार के अंदर 2 वायर्स की मदद से और उन वायर्स को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जब पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगी, रिंगिंग स्टार्ट कर देगी। ठीक है, वो बजना शुरू हो जाएगी।
तो जो उसका साउंड है वो हम सुन सकेंगे। उसके बाद हम क्या करें कि स्टार्ट कर दें पंपिंग, यानी कि एयर हम इसमें से वैक्यूम पंप की मदद से एयर रिमूव करना शुरू कर दें। जब वैक्यूम पंप की मदद से सारी एयर रिमूव कर दी जाएगी तो हम देखेंगे कि जो जो एयर रिमूव होती जा रही है बेल की आवाज़ स्लो होना शुरू हो जाती है और वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते कम ख़त्म हो जाती है, यानी कि बेल हमें बजती हुई दिखाई तो देती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। और फिर जब हम दोबारा एयर एंटर करते हैं वैक्यूम पंप की मदद से, जो हवा निकाली थी दोबारा हम हवा इसमें पुट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि जो बेल है वो बजती भी है और सुनाई भी देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसमें एयर थी तो वो एयर में से साउंड ट्रैवल करके हम तक पहुंच रहा था। एयर एक मीडियम है, जिसको साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है ना, तो एयर एक मीडियम है, वो साउंड एयर में ट्रैवल करता हुआ हमारे कानों तक पहुंच रहा था। लेकिन जो ही वैक्यूम पंप की मदद से एयर निकाल ली जाती है तो मीडियम ख़त्म, तो बेल बजती हुई दिखाई देती है, आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बेल जार है और उसके अंदर ये बेल लगी हुई है। जब ये बेल बज रही है तो ये ब्लू सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि बेल बजने की जो आवाज़ है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब ये बेल हमें बजती हुई दिखाई भी देगी और ये ब्लू सर्कल की सूरत में आवाज़ सुनाई भी देगी। और फिर हम क्या करेंगे कि वैक्यूम पंप की मदद से जब इसकी क्रिएटिंग वैक्यूम यानी कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो ब्लू सर्कल्स गायब हो जाते हैं, यानी कि अंदर की एयर जब ख़त्म हो गई तो हमें आवाज़ सुनानी बंद हो जाएगी, आवाज़ हमें नहीं आएगी लेकिन बेल स्टिल बजती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि जब एयर थी तो हमें साउंड सुनाई दे रहा था और जब एयर नहीं थी तो साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। तो नेट रिज़ल्ट क्या निकला कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज नेचर ऑफ साउंड वेव्स, हाउ डू साउंड वेव्स प्रोपेगेट। कि साउंड वेव्स की नेचर क्या है और साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो नेचर ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव से मुराद ये होती है कि उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स की मोशन है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में वेव क्रिएट हो रही है। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही है उसी के पैरेलल अगर उस मीडियम की टू एंड फ्रो मोशन हो तो उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके प्रोंग्स जो साउंड जनरेट कर रहे होते हैं वो यही साउंड होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, यानी कि जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं साउंड की वजह से वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। अब ये प्रोपिगेट कैसे करता है साउंड, तो जब ये प्रोंग है ये क्या करेगा, जो ही इसको हिट कर दिया जाता है तो ये जब मूव करता है तो एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो कम हो जाता है। जब ये राइट साइड पे प्रोंग मूव करेगा तो एयर पार्टिकल्स को प्रेस करेगा जिसकी मदद से उस एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप कम हो गया। जब गैप कम हुआ और फिर ये प्रोंग वापस गया तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं। तो इस सूरत में जो साउंड है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ट्रैवल करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, डिफाइन ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड की क्या होती हैं और हर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करें तो साउंड जो हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का उसको हम डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो साउंड है उसको हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि उनमें फ़र्क कर सकते हैं। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। उनमें सबसे पहले जो है वो लाउडनेस है। लाउडनेस क्या है कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ और मध्यम आवाज़ के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो लाउडनेस है। लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द स्केयर के। लाउडनेस साउंड का
लाउडनेस ऑफ साउंड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, जो लाउडनेस है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इस वजह से इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो क्या चीज़ डिफाइन करेगी लाउडनेस को? लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारे पास पिच है। तो पिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। कि पिच जो है वो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, यानी कि बारीक और मोटी आवाज़ के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ पिच है। पिच भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इस वजह से इसको भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। पिच डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी पे, तो पिच ऑफ साउंड वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव के, यानी कि अगर पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर पिच कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी और थिम्बर। क्वालिटी या थिम्बर भी, टिम्बर भी इसको नाम देते हैं। अब टिम्बर क्या है या क्वालिटी? ये साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम सेम लाउडनेस और सेम पिच की दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, उसको क्वालिटी का नाम देते हैं या टिम्बर का नाम देते हैं। यानी कि दो आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका लाउडनेस सेम है और पिच सेम है, तो फिर भी हम उनके दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, उसको नाम दिया जाता है क्वालिटी या टिम्बर का। क्वालिटी वेव फॉर्म पे डिपेंड कर रही होती है। इसको अगर हम देखें, मैं इसका इन जनरल अगर क्वालिटी समझाने के लिए बात करूं रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से, तो एक रूम के अंदर अगर दो बंदे आपस में बैठे बात कर रहे हों, आप रूम के बाहर खड़े हों, तो आपको पता चल जाता है कि ये एक बंदे की नहीं दो बंदों की आवाज़ है। अगर उनका लाउडनेस और पिच सेम हो तब भी आपको इस बात का आइडिया हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक चार्ट सा बनाया गया है और डायग्राम्स आपके सामने शो की गई हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में तीन हमारे पास होती हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी या टिम्बर। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस डिपेंड कर रहा होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे, पिच डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी पे, और जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे। ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स गिवन है, लो और हाई पिच गिवन है, और क्लियर और मिक्स्ड क्वालिटी गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पिच ऑफ साउंड, हाउ इज इट रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो पिच के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो पिच हाई होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच लो होगी। अब इससे रिलेटेड मज़ीद आपको थोड़ा बताऊं तो फ्रीक्वेंसी जो होती है लेडीज़ और चिल्ड्रन की आवाज़ की, बच्चों और औरतों की आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है मेल्स की निस्बत, जिसकी वजह से जो वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन होती है वो श्रिल होती है और उसकी हाई पिच होती है। यानी कि औरतों और बच्चों की आवाज़ बारीक होती है और मर्दों की आवाज़ मोटी होती है। उसके दरमियान इसकी वजह क्या है? उसके दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ पिच है। पिच की वजह से ऐसा होता है, औरतों और बच्चों की पिच हाई होती है, इस वजह से उनकी आवाज़ बारीक होती है, और मर्दों की आवाज़ मोटी इस वजह से होती है कि उनकी पिच लो होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है? हाउ आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स विच हैव सेम पिच एंड सेम लाउडनेस, एक्सप्लेन। क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है? तो क्वालिटी के बारे में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं कि ये वो करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पे हम सेम लाउडनेस और सेम पिच की दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए तो रूम के आउटसाइड यानी कि रूम के बाहर अगर खड़े हों तो रूम के अंदर अगर दो आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक पियानो की मदद से प्रोड्यूस की जा रही है और दूसरी फ्लूट की मदद से प्रोड्यूस की जा रही है, तो इन दोनों की आवाज़ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूम से के बाहर खड़े होकर कि ये दो अलग अलग आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो जो हमें डिफरेंस उनका पता चलता है वो किस वजह से है? क्वालिटी की वजह से है। नेक्स्ट इनके दरमियान एक चीज़ रह गई है, वो क्या है कि हाउ वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। अच्छा ठीक है, ये हो गया इसका, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड से क्या मुराद है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पे लाउड और फेंट साउंड को डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी कि मध्यम और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ लाउडनेस है। अगर कम आवाज़ होगी, फेंट आवाज़ होगी तो उसकी आवाज़ लाउडनेस कम होगी, अगर लाउड आवाज़ है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ लो होती है, लेकिन जब हम किसी पब्लिक गैदरिंग से बात करते हैं तो हमें ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है ताकि आवाज़ उन तक पहुंचे। तो लो आवाज़, जब लो वॉइस होगी तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और हाई लाउड वॉइस होगी तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। लाउडनेस जो है साउंड की वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। उनमें 3 फैक्टर्स हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से मुराद ये है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का तो जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है सितार की मदद से विल बी लाउड इफ प्लग्ड इट वायर्स मोर वायलेंटली, कि वायर्स को ज़्यादा खींचा जाए, प्लग किया जाए तो वो क्या होगा, उनकी मदद से जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा लाउड होगी। लेकिन अगर उनको हम कम पर प्लग करें, यानी कि जो खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा कि उसकी मदद से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, जिसकी वजह से उसकी लाउडनेस कम होगी। इसके सिंपल सी बात अगर ये भी करें तो एक जो शादी पे ढोलकी बजाते हैं, ढोलकी जो होती है वो कम साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो ढोल होता है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। वो बेसिकली इस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की एग्जांपल आ जाती है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में कि लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि एरिया अगर कम होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का तो लाउडनेस कम होगी, और अगर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। ढोलकी को बजाते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होता है जिसको हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लाउडनेस कम होगी। और जो ढोल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो जब उसको हिट किया जाता है तो उसकी मदद से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी कि वो लाउड साउंड क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी की मदद से जो डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो कैसे मैटर करता है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है इसका लाउडनेस के साथ। पहले दो जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के, और जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, या डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी। जैसे अगर किसी जगह पे स्पीकर लगे हों तो हम स्पीकर के नज़दीक बैठें तो लाउडनेस ज़्यादा होती है, आवाज़ ज़्यादा आती है, यानी कि डिस्टेंस कम हो गया। और अगर हम स्पीकर से दूर बैठें, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो आवाज़ कम आएगी। इसके अलावा लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स पे भी। साउंड अपीयर्स लाउड टू ए पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन टू ए पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, व्हाट इज रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है, रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड क्या है, और डिफरेंशिएट करना है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान। तो सबसे पहले जब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं तो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, कि एक स्पेसिफिक एरिया से 1 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, इसको हम नाम देते हैं साउंड इंटेंसिटी का। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक एरिया से 1 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है
हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, यानी कि जो एरिया हम उसमें कंसिडर कर रहे हैं वो एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव होना चाहिए, तो उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम देंगे। यानी कि अगर ये वेव यहाँ से इस तरफ को प्रोड्यूस हो रही है, लेफ्ट से राइट इस स्क्रीन की तरफ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके सामने जो एरिया कंसिडर करेंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव होना चाहिए। तो उस वक्त जो पर सेकंड वहां से साउंड एनर्जी पास होगी उसको इंटेंसिटी का नाम देंगे। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर स्क्वायर मीटर। जो इंटेंसिटी का यूनिट है वो क्या है, वाट पर स्क्वायर मीटर है। साउंड एनर्जी पर सेकंड कहा गया था ना, थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, तो इसका यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर आ गया। अगली बात पूछी गई थी व्हाट इज रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड। तो ह्यूमन ईयर जो है उसके लिए ऑडिबल साउंड वो होता है जो इंसानी कान सुन सके। तो ऑडिबल साउंड की जो रेंज है वो 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक होती है। इसके दरमियान की जो रेंज है वो इंसानी कान सुन सकता है, इससे कम और इससे ज्यादा रेंज नहीं सुन सकता। डिफरेंशिएट बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि लाउडनेस सब्जेक्टिव इन नेचर, इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। लाउडनेस नॉट अ कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता लाउडनेस को। इंटेंसिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। ईयर्स की सेंसिटिविटी पे, यानी कि ईयर कितने सेंसिटिव हैं उस पर डिपेंड करती है, जबकि जो इंटेंसिटी है वो ईयर्स की सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। और लास्ट जो पार्ट लिखा गया है, लास्ट ऑप्शन है लाउडनेस का जो यूनिट है वो डेसिबल होता है और इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन इंटेंसिटी लेवल, ड्राइव द फार्मूला फॉर इट्स डेसिबल स्केल। इंटेंसिटी लेवल क्या है और इसका फार्मूला ड्राइव करना है। तो इंटेंसिटी लेवल की अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ ए साउंड एंड लाउडनेस ऑफ इंटेंस्ड साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल फॉर साउंड। फॉर एंड साउंड लिखने की जरूरत नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। फॉर साउंड के डिफरेंस, किसके दरमियान डिफरेंस, लाउडनेस ऑफ ए टेस्ट साउंड और लाउडनेस ऑफ ए साउंड। कोई भी साउंड हमें गिवन हो, उसकी वैल्यू उसका हमें पता हो या ना भी पता हो, तब भी हमें फिर टेस्ट साउंड की वैल्यू पुट करके वो फाइंड किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि लाउडनेस ऑफ ए साउंड, किसी भी साउंड की हम लाउडनेस दें और फिर टेस्ट साउंड की लाउडनेस लें, इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको इंटेंसिटी लेवल का नाम दिया जाएगा। उसके लिए फार्मूला है इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 log I/I0 dB डेसिबल। और अगर इसको बेल में लिखें तो इंटेंसिटी लेवल इक्वल आता है 1 log I/I0 B, यानी कि बेल। तो नेक्स्ट इसमें कहा गया था ड्राइव फार्मूला फॉर इट्स डेसिबल स्केल। तो डेसिबल स्केल के लिए इसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। फार्मूला डेरिवेशन में लाउडनेस ऑफ साउंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी I। जो लाउडनेस होता है साउंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी I के, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट की मदद से परफॉर्म किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि L प्रोपोर्शनल आ जाएगा log I के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है, L इक्वल आ जाएगा K log I के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे वही लिखा है कि K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हम ये कंसिडर करते हैं कि L नॉट लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है जिसकी इंटेंसिटी I नॉट है, यानी कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस L नॉट और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी I नॉट हो, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास हो जाती है L नॉट इक्वल टू K log I नॉट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड माइनस लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड। तो L माइनस L नॉट इक्वल आ जाएगा K log I माइनस K log I नॉट, यानी कि L माइनस L नॉट इक्वल टू K, इसमें से कॉमन आ जाता है, K इंटू log I माइनस log I नॉट आ जाएगा। तो L माइनस L नॉट इक्वल हो जाता है
मैथमेटिक्स के मुताबिक log i माइनस log i नॉट हो तो वो log i ओवर i नॉट हो जाता है, यानी कि माइनस डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर प्लस हो तो प्लस मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये k log i ओवर i नॉट हो जाएगा। This difference L minus L naught between the loudness L of an unknown sound and the loudness L naught is called the intensity level of the unknown sound। कि ये जो डिफरेंस है L माइनस L नॉट का, इसमें L था लाउडनेस L ऑफ L क्या है, लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड, L नॉट क्या है, लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं साउंड लेवल ऑफ अननोन साउंड या इंटेंसिटी लेवल। तो ये जो इंटेंसिटी लेवल है साउंड का, इसको हम लिख सकते हैं L माइनस एल नॉट इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट, या L माइनस एल नॉट की जगह पे हम इंटेंसिटी लेवल भी लिख सकते हैं। तो ये साउंड इंटेंसिटी लेवल इक्वल आ जाएगा के लॉग आई ओवर आई नॉट के, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब इंटेंसिटी आई जो है किसी भी अननोन साउंड की, वो 10 टाइम्स ग्रेटर होती है इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के। यानी कि अगर हमारे पास एक अननोन साउंड जो है उसकी इंटेंसिटी आई 10 टाइम्स ग्रेटर हो इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से, कि एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और उसकी निस्बत एक अननोन साउंड की इंटेंसिटी आई जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर हो, यानी कि कंडीशन क्या हो, आई इक्वल टू 10 आई नॉट। तो जो इंटेंसिटी लेवल है उस साउंड का, उसको हम यूनिट बेल लेते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, यानी कि अगर ये कंडीशन हो इफ आई इक्वल टू 10 आई नॉट, अगर आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट याद नहीं भी रहती तो आप सिंपली इतना भी लिख दें कि इफ आई इक्वल टू 10 आई नॉट देन द यूनिट इज कॉल्ड बेल एंड द वैल्यू ऑफ के इज 1। तो इस केस में जो इक्वेशन 3 है वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट इनटू बेल। अब ये जो बेल है ना, वो ये काफी बड़ा यूनिट है, तो हम स्मॉल यूनिट यूज करते हैं जिसको डेसिबल कहा जाता है। अब डेसिबल क्या है, एब्रीवेशन है डीबी का। तो 1 बेल इक्वल होता है 10 डेसिबल के, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी। यहाँ पे भी ऊपर भी आपने ये बी कैपिटल लिखना है, यहाँ पे भी बी कैपिटल लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, डेसिबल, यानी कि इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम स्केल बना सकते हैं जिसकी मदद से इंटेंसिटी लेवल साउंड का मेजर किया जा सकता है, और इस स्केल को हम नाम देंगे डेसिबल स्केल का। यही स्केल फाइंड करने का हमें क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स में कैसे चेंज होता है या कितना होता है। व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स में क्या होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं बाय एनी मीडियम, यानी कि उनको मीडियम की ज़रूरत होती है। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती साउंड वेव्स, लेकिन जो नेचर ऑफ द मीडियम है वो इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। यानी कि सॉलिड की अगर बात की जाए तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कुछ और होगी। अब नेचर चेंज करें सॉलिड से, हम उसको लिक्विड में ले आएँ तो स्पीड ऑफ साउंड और हो जाएगी। मजीद नेचर चेंज करेंगे, उसको लिक्विड से गैस की फॉर्म में ले आएँ तो वो फिर क्या हो जाएगा, नेचर उसकी चेंज हो जाती है, तो उसमें भी साउंड की स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो पहले आपको मैं ये समझा भी दूं इस एनिमेशन की मदद से कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के दरमियान गैप ना होने के बराबर होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान गैप सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है, और गैस में पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है वो इन दोनों से की निस्बत ज़्यादा होता है। तो जो साउंड क्रिएट होता है, तो साउंड क्या करता है, पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। वो डिस्टर्बेंस अगले मीडियम में अगले पार्टिकल्स में ट्रैवल करके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान गैप कम है, वहां से क्या होगा, वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल होने में कम टाइम लेगी। लिक्विड में
ज़्यादा टाइम लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम गैसेस में ट्रैवल होने में लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होती है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम जो है स्पीड ऑफ साउंड वो गैस में होती है। अगर इन जनरल बात की जाए तो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में 5 टाइम्स होती है दैट इन गैसेस, यानी कि गैसेस की निस्बत 5 टाइम्स ज़्यादा होती है लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड, और जो स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड में वो गैसेस की निस्बत 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फैक्टर्स कहे गए थे कि स्पीड ऑफ साउंड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं प्रोपिगेशन ऑफ साउंड ऑफ वेव को। इसमें सबसे पहला टेम्परेचर ऑफ द मीडियम है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाती है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.16 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि मैथमेटिकली हम उसकी इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो वी टी इक्वल आ जाएगा वी नॉट प्लस 0.61 टी। इसके बाद सेकंड फैक्टर है डायनामिक्स कंडीशन ऑफ मीडियम। डायनामिक्स कंडीशन से मुराद ये है कि स्पीड ऑफ साउंड सपोर्टेड बाय डायनामिक स्टेट ऑफ मीडियम। फॉर एग्जांपल, अगर विंड ब्लो कर रही है, हवा जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ब्लो कर रही हो, उस डायरेक्शन में हम किसी को आवाज़ दें तो आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। वो डिपेंड करता है हवा की स्पीड पे। और अगर उस हवा के मुखालिफ सिमत से हम किसी को आवाज़ दें तो वो क्या, हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो साउंड को भी अपने साथ मूव करवा के ले आते हैं, तो उस सेंस में ज़्यादा दूर तक आवाज़ नहीं जाती। तो डायनामिक कंडीशंस मीडियम की डिपेंड कर रही होती हैं। और तीसरा फैक्टर जो है वो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है। अब स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही होती। द टर्म विस्कोसिटी टेल्स अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। जो विस्कोसिटी है ना, वो क्या बताती है, रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। यानी कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड कुछ और होती है, लिक्विड में कुछ और होती है, और गैस में कुछ और होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इनके दरमियान जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी वेरी करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ इको, calculate the minimum distance between sound source and reflecting surface to hear echo. Which animals use echolocations? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन क्या है कि साउंड का एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आ जाना पहले मीडियम में, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको का नाम देते हैं। इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेम है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो आवाज़ का, साउंड का एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आ जाना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको का नाम देते हैं। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें इको की, तो इको एक इज ए डिस्टिंक्ट साउंड हेयर्ड अपॉन रिफ्लेक्शन। डिस्टिंक्ट साउंड हेयर अपॉन रिफ्लेक्शन के साउंड जो है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। अगर साउंड वेव जनरेट की जाए upon its reflection from any surface produces another wave which is separately heard from the original sound produced by the source of the sound। कि कोई भी सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो तो हमें ऑलरेडी सुनाई देगा, लेकिन जब साउंड हमारी उस किसी सरफेस से टकरा के वापस आएगी तो दोबारा एक और आवाज़ हमें सुनाई देगी। एक ऑलरेडी सुनाई दे रही थी और दूसरी जो सरफेस से टकरा के आती है वो सुनाई देगी। द हार्नेस level of reflecting sound is not very high as compared to original sound and even it prolongs the sensation of listening of original sound। कहने का मतलब ये है कि जो साउंड हमें वैसे नॉर्मली सुनाई देगा, जो यहीं पे करीब था, जो सोर्स की मदद से एमिट हुआ था, वो साउंड सुनाई देगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। और जब वो साउंड ट्रैवल करता है, अब उसने काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद वो टकरा के फिर वापस आया, तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो साउंड का एम्पलीट्यूड वो नहीं रहता जो पहले था। तो जो साउंड जहाँ पे था, जो सोर्स की मदद से क्रिएट किया गया, वो लाउड होता है, और जो टकरा के आता है वो लाउड नहीं होता।
इसके बाद क्या कहा गया था कि कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हेयर इको। तो हम वो कैलकुलेट करते हैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। अब इसके लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि सेंसेशन ऑफ साउंड जो है वो हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड के डिफरेंस से सुन सकता है। यानी कि अगर एक साउंड प्रोड्यूस होती है कोई भी और सेम साउंड दोबारा प्रोड्यूस होती है, अगर इन साउंड्स के दरमियान डिफरेंस मिनिमम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तब हमें हमारा माइंड इसको एज ए टू साउंड्स एक्सेप्ट करेगा। अगर अलग अलग होगा तो फिर हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इको सुनने के लिए जो टाइम इंटरवल है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का, और जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर, हम एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड आ गई, टाइम 0.1 सेकेंड है। तो S इक्वल टू वी टी का फार्मूला अप्लाई करके हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिस डिस्टेंस पे हमें इको सुनाई देगी। तो ये S इक्वल टू वी टी पुट करें, 340.1 से मल्टीप्लाई होता है 34 मीटर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। कि अगर ये यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो सोर्स यहाँ से और इस सरफेस के दरमियान 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि ये साउंड यहाँ पे ट्रेवल करे 17 मीटर, टकरा के फिर 17 मीटर वापस आए, तो ये टोटल 34 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। इस डिस्टेंस पे हमें इको सुनाई देगी। इसके बाद कहा गया था कि कौन से जानवर इको जो है यूज़ करते हैं, लोकेशन फाइंड करने के लिए इको यूज़ करते हैं। तो इसमें चमगादड़ है, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं और कुछ बर्ड्स जो हैं वो इको लोकेट होते हैं, यानी कि वो इको यूज़ करते हैं लोकेशन को देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, एक्सप्लेन दैट हाउ इज नॉइस नॉइजेंस। कि नॉइस और म्यूजिक के दरमियान क्या फ़र्क है। तो इसमें पहले नॉइस इज ए नॉइसेंस आ गया है, पहले वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, या पहले नॉइस और म्यूजिक के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। तो नॉइस जो है, साउंड्स विच आर नॉट प्लीजेंट टू हेयर इज कॉल्ड नॉइस। वो आवाज़ जो हमारे कान के लिए प्लीजेंट नहीं होती, हमें खुशगवार नहीं लगती, वो नॉइस है, वो शोर है। और वो आवाज़ जो हमारे कानों को लज्जत देती है उसको हम म्यूज़िक का नाम देते हैं। साउंड जो है, नॉइस जो है उसकी पिच वेरिएबल होती है और जो म्यूज़िक होता है उसकी पिच कांस्टेंट रहती है। नॉइस जो है वो हमें पसंद नहीं होता, जबकि म्यूज़िक हमें पसंद होता है। साउंड नॉइस की एग्जांपल हम लिखें तो साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का जो शोर होता है। और म्यूज़िक की एग्जांपल दें तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि गिटार या पियानो है, उसकी मदद से जो साउंड क्रिएट होता है उसको म्यूज़िक का नाम दिया जाता है। अब इसमें नॉइस इज ए नॉइजेंस है कि शोर की आलूदगी। नॉइस पॉल्यूशन इज द डिस्टर्बेंस और एक्सेसिव नॉइस दैट मे हार्म द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। ये आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ चाहे हमारे लिए वो अच्छी ही क्यों ना हो, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें तो वो एक किस्म का हमें नुकसान देती है। तो नॉइस जो है, अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं और उसकी वजह से शोर क्रिएट होता है, तो वो शोर हमारी सेहत पे बुरे असरात मुरतब करेगा। The source of most outdoor noise worldwide is mainly caused by machine and transportation systems, motor vehicles, aircrafts and trains. ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि जैसे ट्रेन की पटरी के नज़दीक जो घर होते हैं, बार बार वहाँ से ट्रेन गुजरती है, उसकी मदद से जो आवाज़ क्रिएट होती है, तो आसपास रहने वाले लोग, उनकी नींद में भी खलल आता है और उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है उस शोर की वजह से। तो इस वजह से नॉइस इज ए नॉइजेंस, यानी कि शोर जो है वो शोर की आलूदगी फैलाता है, शोर की वजह से आलूदगी होती है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज अकॉस्टिक एंड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, हाउ डज देयर स्टडी हेल्प अस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अकॉस्टिक क्या है और अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या है। अकॉस्टिक जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स करती है स्टडी ऑफ साउंड से रिलेटेड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, इफेक्ट्स एंड सो ऑन। कि अकॉस्टिक साउंड की साइंस की ब्रांच है जिसमें हम साउंड से रिलेटेड स्टडी करते हैं।
साउंड की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे कर रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, और बाकी भी साउंड से रिलेटेड जो कुछ होता है वो सब हम अकॉस्टिक में डिस्कस करते हैं। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या है कि ये एक ऐसी टेक्निक या मेथड है जिसकी मदद से हम अनडिजायरेबल साउंड को सॉफ्ट या पोरस सरफेस की मदद से क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सॉफ्ट या पोरस सरफेस यूज की जाती है जिसकी मदद से अनडिजायरेबल साउंड, वो साउंड जो हमें नहीं चाहिए, वो सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको ज़्यादातर इको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से जो साउंड होता है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इको क्रिएट नहीं होती। या शोर कहीं पे क्रिएट हो रहा हो तो वहाँ पे भी ऐसी सरफेस हो तो वो उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, हाउ डज देयर स्टडी हेल्प अस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो मोर प्रोमिनेंट होती है रिजिड और स्मूथ सरफेस पे, और लेस होती है ऐसी सरफेस पे जो सॉफ्ट या इरेगुलर हो। सॉफ्ट एंड लेस इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर। सॉफ्ट पोरस मटेरियल जो होते हैं जैसे कि ड्रेपरीज हैं, rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and softening noises। कारपेट है या कोई भी हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो रफ मटेरियल है, वो अगर हम इस्तेमाल करें तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से शोर में कमी वाक़या होती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल करके जिस जगह पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो उस साउंड को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, एक्सप्लेन इन डिटेल। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी रेंज होती है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कि फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो कि ह्यूमन ईयर सुन सकता है उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। नॉर्मल ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। और ये जो है ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के लिए डिफरेंट होती है, यानी कि जो एज ज़्यादा होती जाती है तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो 15,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, यानी कि 15 से अबव 20,000 हर्ट्ज तक की जो नॉर्मल पीपल सुन सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी उन्हें सुनाई नहीं देती। तो 20,000 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी भी होती है जो जिनको इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जो कि एलिफेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। और अल्ट्रासाउंड भी होती है जैसे कि बैट्स यूज़ करते हैं और वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, एक्सप्लेन इन डिटेल। नहीं, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूजेस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन लिखनी है और उसके यूजेस लिखने हैं। डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड राइट द यूजेस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अबव फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अब ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके कुछ यूजेस जो हैं मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट, पावरफुल अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि आर्टरीज में खून जम जाता है उनको रिमूव करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस तरह अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। थायराइड ग्लैंड की पिक्चर लेने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं लिक्विड में उनको भी ख़त्म करने के लिए हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये कुछ यूजेस थे अल्ट्रासोनिक रेज या अल्ट्रासाउंड के। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। मज़ीद आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।